मेरी कोई पार्टी नहीं करी। ऐसे मैंने मुकदमा लिखने के लिए बोला था, इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं लिखेंगे। मैं ऐसा सिर्फ गाजियाबाद गई हूँ, वहाँ से मेरा प्रार्थना मत जारी हुआ। उन मैम ने SHO से बात भी करी थी मेरे सामने फोन पर। उन्होंने कहा ये जांच करी जाए, 420 का मुकदमा है, अगर आप लोग नहीं करते हो तो इसका मुकदमा लिख कर दोगे, कोर्ट से होगा। तो अब इसकी बात पे इनका एप्लीकेशन है किसके पास? मेरे को मारने की बड़े भाई ने धमकी भी दी है कि जहाँ भी मिलेगी तुझे जाने से मना किया। क्या नाम है आपका? ज्योति सिंह। ये ब्लेम कर रहे थे मैम कि मेरे भाई ने मेरे को जबरदस्ती बैठने के लिए कहता है और फोटो वायरल करने की धमकी देता है। ये कारण। और मैम इन्होंने बयानों में भी यही सेम चीज बोली थी। ठीक है, एक काम करते हैं, जो आपको अभी धमकी दे रहे हैं, जो फोटो भेज रहे हैं आपको, उसका एक फ्रेश एप्लीकेशन, एक दूसरा मुकदमा लिख दो और उसका मुद्दा प्रॉपर्टीज में आप दिखा दो। अभी लोग कोई धमकी दी है अभी कोई मैम मतलब ऐसे है ना, घर पे आके भैया को तो फोन पे मोबाइल वगैरह में नहीं भैया को है, बुलाने ये में बस बोल रहे हैं। टाइम से बता रहे हैं। मैंने 3-4 दिन पहले बोला भी था कि अगर ऐसी कोई बात है तो ये मिलने आएंगी, तो मैंने बोला भी था कि मुझे दोबारा से एप्लीकेशन करो। मैम कंटिन्यू वही काम चला, ससुराल में अपने मतलब आज नहीं आ रहे हो। उसने फेक आईडी बना रखी है, 2 इंस्टा आईडी बना रखी है, इन्होंने बताई भी थी। उसी आईडी से ससुराल में फोटो भेज रहा है, इसके बाद बता रहा है। तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, फेक आईडी हाँ, फेक आईडी है। आपके हाँ। पास, ठीक है। वही देना है। वही आप एक काम करो, एक नया एप्लीकेशन दो। पुराने में तो चार्जशीट लग गई है आपके, आप नया एप्लीकेशन दो। क्या नाम है उस लड़के का? सोहेल। सोहेल। तो सोहेल का एक बार मुद्दा बनवा दो, ये प्रॉपर अंकित ईव टीजिंग का केस है। इस पे सोहेल पे एक रीड लिखवा दो। एक वरना ही एक रीड लिखवा दो कैसे और एक और एप्लीकेशन लेके एक और मुकदमा हो जाएगा, ठीक है। और इसका फिर मुद्दा करवा के इसका थाना नहीं ठीक है। चौकी प्रभार है, नॉलेज में है ये मैटर? बताओ। बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, जगह नहीं है क्या बैठ? और रात में कई लोग आए हैं। नहीं, ये लोग जो है जिन्होंने किया था इनके साथ में, वो कौन से क्षेत्र के? पता है उनकी लोकेशन भी ली थी, क्या बैकग्राउंड है? क्रिमिनल बैकग्राउंड? लेकिन वो नए लड़के हैं ना, सब 18-19 साल के हैं। तो उसमें एक और हमारे इंसिडेंट हुआ था, हमने वहाँ भी मुकदमा लिखवा दिया था, एक ही मुकदमा हो गया। तो उसमें लोकेशन मिली थी कहीं ना कहीं करते रहते हैं। जैसे मधुबन बाबू धाम में एक मधुबन बाबू धाम ने इंसिडेंट किया था सेम। एक इंसिडेंट हमारे यहाँ किया था कि दुकान पे जाकर 3-4 का ग्रुप है, इसमें 2 लड़के हैं, 2 ही है। मतलब मंशा क्या है इनकी? मनसा वही है, गुंडा गर्दी करना एक टाइप का। बाकी हम लोग का बिल्कुल अपने फेमस वगैरह देख रहे हैं कि एक दो मुकदमे मिल जाए। नहीं, एक तो इनकी पीठ सूचना लिखवाते हैं और इनका भेजो जरा वहाँ पे परमानेंट बाउंड डाउन करवाते हैं, ठीक है। तुम्हारे क्षेत्र के रहने वाले हैं ना ये, तो डोजियर वगैरह इनका भरवा दो। एक मुकदमा तो लिख ही गया है, इनका डोजियर भरवा दो। इस तारीख में फिर जाकर कहता है धमका हम लोग परेशान कि हम जान से मार देंगे या मुकदमा वापसी ले। रात में उनके परिवार से घर आए, मुझे घेरे रखा बहुत देर तक। अभी उनके बीच फोन आ गया, मैंने बताया। जो इस प्रकार की चीजें करते हैं ना, इनके प्रॉपर गुंडा केस है, तो इनको आइडेंटिफाई कर दो। एक सूची हमारे वहाँ से मंगवा लेना। कितना टाइम लोगे इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करने में? मुकदमे के आधार पे आइडेंटिफाई करना है, सिंपल काम करना है कि जैसे इनसे बात किया हमने। अब हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कोई व्यक्ति मुकदमा लिखने के बाद में भी धमकी दे रहा है कि जब मैं जेल से निकलूंगा तब भी आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, ये करूंगा, इस तरह की चीजें कर रहे हैं। प्रॉपर गुंडागर्दी है, ठीक है। इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करना। तो वो सारे विवेचक अपने अपनी चौकी प्रभारी क्या करेंगे, अपने विवेचकों को बुलाएंगे और इस तरह से उनसे सूची होगी। तो 3 दिन में पूरी सूची प्रिपेयर कर दो। 3 दिन से शादी हुई थी, मैं डिफेंस कॉलोनी में, तो मेरे उसी बेस पर जब माता पिताजी को पता लगी थी मैंने कोर्ट मैरिज करी है, तो वो मेरे को लेने भी आए थे कि ये कह के कि भाई उन्होंने एक समझौता पत्र भी दिया था, वो मेरे पास है, और जो साथ आए थे उनके साइन भी हैं कि भाई हम अपनी बेटी ले जाना चाहते हैं और विधि विधान से इसकी शादी करके इसको सामान वगैरह देके इसको विदा करेंगे। तो वो अपनी मैं जो रहने वाली जो हूँ बेटी मुरादनगर अंदर कस्बे की हूँ, तो ससुराल मेरी है थाने के पीछे न्यू डिफेंस कॉलोनी। तो पहले मेरे को घर तो लेने गए थे मौसी जी के यहाँ, मतलब शादरे में लेके गए थे आपके घर वाले? हाँ जी, मौसी जी भी आई थी, मामा जी भी थे साथ में और भाई भी थे। लिखत पढ़त में
लोगों को डर था भी कभी कुछ करना दे, तो उन्होंने एक समझौता कुछ लिखवाया था। तो ये मेरे को वहाँ ले गई। ले जाने के बाद में उनकी जो साजिश थी वो कुछ और थी। तो मौसी जी को पता लगी, उन्होंने मेरे को बोला, मेरे जो मामा थे छोटे वाले अजय देसवाल, उन्होंने बोला कि ये लिखो इसमें कि क्या नाम है, मुझे अपने माँ बाप से, संपत्ति से, पैसों से, ये इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने ऑब्जेक्शन रहा कि मुझे तो तुम झूठ बोल के लाए हो यहाँ पे कि शादी कराएंगे, तो तुम ऐसा बोल रहे हो। तो मेरी मौसी घबरा गई, क्योंकि उनको भी ये नहीं पता था वहाँ जाके ये लोग पलट जाएंगे। मेरी मौसी ने छोटी ने प्लान बनाया कि रातों रात तुझे भगाना है, अगर इन्होंने तुझे मार दिया तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर आएगा, क्योंकि मेरे घर लेकर आई है। तो उसी वक्त इन्होंने मुझे, मेरी मौसी ने 1:30-2 बजे मेरे जेठ को फ़ोन करके बुलाया, भाई तुम आ जाओ, इसको ले जाओ, इनकी प्लानिंग कुछ और है। तो कि मैं तो भाई फंस जाऊंगी अगर इससे कुछ हो गया। तो मेरे जो छोटे मामा थे उन्होंने खुद गन रखी थी, कह रहे या तो तू लिखेगी और नहीं तो तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी। गन रखी मतलब उनके हाँ। पास लाइसेंस्ड वेपन है? मुझे नहीं पता था है या नहीं है, लेकिन उन्होंने गन रखी थी। कौन सा चौकी क्षेत्र का है पता? ये शादरे में रहते हैं मामा जी मेरे, अजय देसवाल। और उस टाइम पे मैं यहाँ पेठे को लेने के लिए उन्होंने मुझे भगा दिया था। उसके बाद मैं सही रह रही हूँ बिल्कुल। अब 12 साल जब हो गए थे, तो इन्होंने, मेरे घर वालों ने क्या करा कि जब तो मैंने कुछ प्रॉपर्टी का लिखा नहीं, तो मैंने एक प्लान बनाया, एक वाली साहब ने मुझे मृत घोषित करा, मेरे घर वालों ने। उसकी मुझे जानकारी लग गई। अड़ोस पड़ोस ने जब कहा कि भाई कोई मिल जाता है, जैसे कि कुछ ऐसा लग रहा है, तुम एक बार चेक करो, तो मैंने चेक करवाया, तो ये सच निकला। तो वो जो वाले साल था 1156 था। मैंने उससे जाकर पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों करा है, आप मुझे बताओ। हालांकि उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है, जो मामा जी से बोल रहे हैं, मामा जी इनसे क्या बोल रहे हैं। ये फर्जी कागज कहाँ से बनवाएंगे? हाँ, तो ये तो अब जानकारी है, जांच होगी। विनोद पटवारी जी हैं लेखपाल, उन्हीं से, या तो उनके थ्रू है या कोई वकील है जो उनके थ्रू उन्होंने काम कराया। ये तो जानकारी देखो आप लोग ही निकालोगे किस तरह से क्या कराएंगे। पर ये सच था। मैं तहसील में भी गई थी, तहसील में मैंने रजिस्टर में चढ़ा भी देखा है। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे चौकी जो है लगती है अंदर में, चामुंडा चौकी, सोई सर थे। उससे पहले एक सर और थे, उन्होंने जो है 2 साल पहले एक केस जारी कर दिया, भाई लड़ाई झगड़े ऐसे करोगे तो हम तुम्हारे 16/7 जो लगती है वहाँ पे, तो उन्होंने मेरी लगा दी थी। हम दोनों परिवार की झगड़ों की, भाई उस टाइम पे चुनाव का भी मामला चल रहा था, तो उन्होंने वेब सिटी में मेरी फैमिली मैटर के लिए उन्होंने लगाई। मैं पूरी 1 साल तक वहाँ पे वो भी थी, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में इन लोगों ने फिर सोचा कि कुछ ना कुछ फिर करें, तो मेरे को उन्होंने बोला चल तेरे को बुला लेंगे, ये है तो ऐसा मत कर, हमारे खिलाफ मत कर। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो चुप नहीं बैठूंगी, मैं इसी पीढ़ी से वहाँ पे नहीं गाजबंदी, मेरी कुछ नहीं। आप क्या चाहते हैं? परिवार को भी दिखाया हो तो उसमें भी कोई बात करनी चाहिए। इलाज तो हम नहीं करवा सकते। उन्होंने ये कह दिया कि अगर आप करवा लेते हैं तो आप हम इलाज क्यों कराएंगे। अब आपने मुकदमा पर डाल दिया है तो हम इलाज उस कंडीशन में करा सकते हैं जब हमारे पास है। अब इनके पास है, इलाज नहीं कराएंगे। तो लेने के लिए भी नहीं आएगा एक ही बात। तो आप क्यों उनको भेजना चाह रहे हो? आपकी बहन है आपको ना? भेजना चाह रहे हैं। आप जिन लोगों ने आपकी बहन की स्थिति की, आप क्यों उस घर में दोबारा से आप भेजना दोबारा चाह नहीं रहे हो? भेजना चाह रहे हैं, गली का मुकदमा नहीं करना है। हाँ, तो क्यों उनसे इलाज करवाना चाह रहे हो? आपकी बहन है, आप करवाइए इलाज। क्यों उनके आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्यों इलाज करेंगे? उन्होंने तो आपकी बहन की स्थिति की है ना। एक बार मेडिकल का पूरा चेक कर लो और सीओ साहब के लिए एप्लीकेशन भेज दो बना। एक बार मेडिकल में ये देख लो कि हम इनकी क्या हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीनस हर्ट नहीं बढ़ा सकते हैं तो और भी हम इसमें बढ़ा सकते हैं। कितनी सारी चीजें रहती हैं। तो नया बीएमएस है, उसने ये भी कि किसी को इतनी चोट आपने पहुंचाई है कि आपने उसको परमानेंटली इनकैपेसिटेट कर दिया है, परमानेंट डैमेज कॉज कर दिया है, उसकी भी पनिशमेंट है। वो सारी धाराएं बढ़ाओ तो भी। हाँ, इसकी जरा FIR नंबर नोट करो, ठीक है। इसमें चेक कर लो जो नए सेक्शंस हैं, उसमें ये है अलग अलग कैटेगराइजेशन है प्रीवियस हर्ट कि इस तरह का हर्ट है कि बॉडी को इनकैपेसिटेट कर दिया गया है, कोई इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता है। ये सारी धाराएं इसमें इंश्योर करो सही तरीके से चार्जशीट जाएगी। FIR नंबर क्या है? 388 है। इसमें रिवीजन की भी तो डिटेल निर्देश देख लो मेडिकल के आधार पर। और कोई समस्या ठीक है, इसको करवाते हैं भाई, ठीक है। आप उससे मिलिए आगे बढ़ो। और जैसा कि आपको जानकारी है, कमिश्नरेट गाजियाबाद में CP सर के निर्देशन में ये एक इनोवेटिव स्टेप लिया गया है कि प्रत्येक बुधवार को
सभी थानों पर वादी संवाद दिवस आयोजित किया जाएगा। 10 से जो जन सुनवाई का समय है उसमें जो अलग अलग वादी हैं, चाहे वो IGRS के वादी हैं या फिर किसी मुकदमे में वादी है या किसी और समस्या से परेशान है, उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा थाने पर। और जो संबंधित विवेचक है, संबंधित चौकी प्रभारी हैं या संबंधित पुलिसकर्मी हैं, उनको भी बुलाया जाएगा और वादी का और पुलिसकर्मियों का एक संवाद स्थापित किया जाएगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि वादी एक बार एप्लीकेशन तो दे देते हैं, FIR भी हो जाती है, पुलिस कार्रवाई भी करती है, लेकिन ये कम्युनिकेट नहीं हो पाता है वादी। तो इस कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज करने के लिए वादी संवाद दिवस की स्कीम प्रस्तावित मैम, जिस तरीके से मुरादनगर में आज ये हुआ है, तो किस तरह का एक आपको इसमें फीडबैक देखने को मिला है? कितने लोग इसमें आए हैं, किस तरह के केसेस हैं? थोड़ा इसका कई सारे लोग यहाँ पे थाने पे आए, सुबह 10 बजे से लोग उपस्थित हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि गुमशुदगी से संबंधित, IGRS से संबंधित और मुकदमे से संबंधित तमाम प्रकार के लोग आए। कई लोग पहली बार थाने पर आए अपनी समस्या लेकर। तो ये एक अच्छा इनोवेशन है और इससे वादी को ये लगता है कि पुलिस उनकी बात सुन रही है, क्योंकि पुलिस जेन्युइनली काम भी करती है लेकिन वो किसी कारणवश कम्युनिकेट नहीं हो पाता है। तो इस के लिए एक अच्छा स्टेप है।